नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ट्रंप की हालत उस फुटबॉल की तरह हो गई है जिसको यहां से लात पड़ती है तो वहां जाता है, वहां से लात पड़ती है तो यहां जाता है और कर कुछ नहीं पा रहा है। बयान लगातार देने हैं और वो भी दिन में 4 बार बदल रहा है। कल सुबह सुबह उसका बयान आया कि बस ईरान के लिए टाइम बहुत कम बच गया है। घड़ी एकदम टिक टिक कर रही है, घड़ी बहुत तेजी के साथ चल रही है और अगर ईरान ने डील नहीं की, अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो यह समझो कि ईरान में जो कुछ बचा है सब खत्म कर दूंगा। यह धमकी आई सुबह और उसके बाद बयान यह आता है कि नहीं, ईरान पर हम हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि कतर के अमीर, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस और यूएई के राष्ट्रपति ने हमसे कहा है कि अभी हमला मत कीजिए, डील कर लीजिए। अब आप ये सोचिए कि इसमें नाम जो लिए गए हैं वो कितने मजेदार हैं। इसमें नाम लिया गया है यूएई के राष्ट्रपति का। यूएई के राष्ट्रपति जिनको हम लोग एमबीजेड कहते हैं, एमबीजेड का नाम लिया गया है कि उन्होंने फोन करके कहा कि ईरान के ऊपर हमला ना करो। अब कल की खबर जो मैंने आपको बताई थी उसको याद कीजिए। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे अमेरिका यह खबर चला रहा है या अमेरिका में यह खबर चल रही है कि एमबीजेड के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो ईरान के ऊपर सीधा हमला करें और ईरान का एक आइलैंड कब्जा कर ले। नक्शा वक्शा सब आपको मैंने दिखाया था। और पहले की खबर पे जाएंगे तो जब जंग चल रही थी और सीज फायर की बात चल रही थी कि सीज फायर होना चाहिए, पाकिस्तान उसमें इंटरमीडिएट बन रहा था, उस समय यह खबर चलाई गई कि एमबीजेड नहीं चाहते हैं कि जंग रुके। वो चाहते हैं कि जंग तब तक चले जब तक ईरान पूरी तरह से तबाह ना हो जाए। किसी फैसला कुन मुकाम पर पहुंचाकर ही जंग रुके। वो जंगबंदी के यानी कि सीज फायर के खिलाफ है। तो जो एमबीजेड कल तक सीज फायर के खिलाफ थे, आज कैसे अमेरिका को कह रहे हैं कि सीज फायर को कंटिन्यू रखो, हमला ना करो। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात कि कतर के अमीर या सऊदी अरबिया के एमबीएस या फिर यूएई के एमबीजेड के कहने पर जंग शुरू और खत्म करता है अमेरिका। जरा याद कीजिए, जब 12 रोजा जंग हुई थी तो किसी को पता भी नहीं था। जब इजराइल ने ईरान पर पहली बार हमला किया था 12 रोजा जंग में, तो क्या एमबीजेड, एमबीएस और अल थानी साहब से पूछ के किया था? कतई नहीं। इनमें से किसी को पता भी नहीं था कि हमला होने वाला है। हद से हद हो सकता है यूएई को पता हो, बाकी तो किसी को नहीं पता था कि हमला होने वाला है। इस बार भी जब जिनेवा में बातचीत चल रही थी, और पिछली बार का तो आप याद कर लीजिए, कतर बातचीत करवा रहा था। 12 रोजा जंग जब शुरू हुई थी तो जो बातचीत चल रही थी वो कौन करवा रहा था? वो कतर करवा रहा था। तो कतर से क्या पूछते और कतर को क्या बताते? और इस बार जो बातचीत चल रही थी उसके बीच में ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ, उसकी लीडरशिप को जिस तरह से खत्म किया गया, जिस तरह से खामनेई साहब को शहीद किया गया, क्या एमबीएस, एमबीजेड और अल थानी साहब के कहने के बाद किया गया? कतई नहीं। इनको कुछ नहीं पता था। सारी प्लानिंग जो थी वो अमेरिका और इजराइल की थी। क्या इनके कहने पर अमेरिका अपनी जंगों की शुरुआत करता है और क्या इनके कहने पर जंगबंदी करता है और क्या इनके कहने पर जंग रोक देगा? बेकार की बात है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यह बेकार की बात है कि अमेरिका इन मुल्कों को सिर्फ एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करता है। इनसे कितना और कैसे पैसा लूटना है इनकी प्लानिंग करता है। बाकी इनका अमेरिका के ऊपर कोई असर नहीं। अमेरिका का इनके ऊपर कितना भी असर हो, लेकिन इनका अमेरिका के ऊपर कोई असर नहीं है। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो हुआ क्या होगा? क्यों फिर से जंगबंदी को बढ़ाया गया? क्यों ट्रंप ये कह रहा है कि हम तो हमला करने वाले थे कल, लेकिन इनके कहने पर हमने रोक दिया? दरअसल इनके कहने पर नहीं रोका, रोका पेंटागन के कहने पर, रोका अमेरिका की आर्मी के कहने पर, रोका अमेरिका के लोगों के कहने पर। और उन लोगों ने क्यों कहा होगा? क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर दोबारा जंग की शुरुआत होगी तो अमेरिका का क्या हाल होगा। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपसे यह कहूं कि दोबारा अगर जंग होगी तो ईरान में तो एक पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन बाकी दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं, ईरान में नुकसान होगा और अच्छा खासा नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान लेकिन उसके लिए तैयार है। नुकसान जो अमेरिका में होगा वो ट्रंप के लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होगा। कल यह खबर आई थी कि जो यह जंग चली है उससे अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनियां हैं, उनको $25 बिलियन का पहले ही नुकसान हो चुका है। आज यह खबर आई है और अमेरिका के अखबारों में ही खबर आई है
कि मॉर्टगेज रेट जो होता है, यानी जो आप मकान खरीदते हैं वहां पर और बैंक के पास गिरवी रखते हैं, और उसमें जो इंटरेस्ट आपका लगता है, आप अगर इंडिया या पाकिस्तान या किसी और मुल्क के हैं तो आप ये समझें कि मकान पर जो लोन लेते हैं आप, तो जो आपका इंटरेस्ट लगता है उस लोन पर, वो मॉर्टगेज रेट मान सकते हैं आप। और वो मॉर्टगेज रेट अमेरिका में जंग के बाद बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तो हालत यह है कि वहां गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, शेयर मार्केट में हलचल मची हुई है, हर चीज महंगी हो रही है, लोगों की जिंदगी मुश्किल हो रही है। और आज ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो अब तक की हिस्ट्री में अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गिर गई है। मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और ट्रंप जानते हैं कि यह मुसीबत बढ़ी तो इलेक्शन हारना तय है। वैसे भी इलेक्शन जीतने की उनकी उम्मीद बहुत कम बची है। 67% लोग अमेरिका में ट्रंप की इस जंग की मुखालिफत कर रहे हैं, इसके खिलाफ खड़े हैं। वो नहीं चाहते थे कि यह जंग ईरान के साथ हो, या फिर उन्हें लगा था कि ईरान 24 घंटे, 48 घंटे या 76 घंटे में घुटने टेक देगा। लेकिन यह जंग जैसे जैसे लंबी खिंच रही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि अमेरिका का नुकसान ज्यादा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? और ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि जंग अगर होगी तो इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के बाकी जो मुल्क उनके साथ हैं, जिनकी जमीन से हमला ईरान के ऊपर होता है, वहां की ऑयल गैस फैसिलिटी को वो पूरी तरह से खत्म कर देगा। और इसका मतलब यह होगा कि दुनिया भर में और अमेरिका में गैस और तेल की प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में आप जानते ही हैं, अभी 4 दिन पहले 3 रुपए बढ़ाया गया था और आज भी तकरीबन 1 रुपए बढ़ा दिया गया है। यानी हफ्ते भर के अंदर पेट्रोल डीजल हमारे यहां 4 रुपया ज्यादा महंगा हो गया है। बाकी मुल्कों में भी पेट्रोल डीजल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं। तो एक तो यह परेशानी है, और दूसरी बड़ी परेशानी यह है कि पुतिन जा रहे हैं चाइना। ट्रंप के लौटने के 4 दिन बाद पुतिन पहुंच रहे हैं चाइना। और पुतिन जो चाइना पहुंच रहे हैं उसके पहले यह खबर आप जानते ही हैं कि ट्रंप चाइना से तकरीबन खाली हाथ लौट कर आए हैं। ट्रंप ने चाइना में रहते हुए बयान दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे हम और चीन एक साथ खड़े हैं। चाइना के भी वही कंसर्न है जो हमारे कंसर्न है। 24 घंटे के अंदर क्लियर हो गया कि चाइना ट्रंप से कह रहा है कि अपना ब्लॉकेज हटाओ। ईरान का जो दावा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उसके टेरिटोरियल वाटर में है, उस पर चाइना कुछ नहीं कह रहा है। और आप देखिए, ईरान ने पूरी नई होर्मुज के लिए पूरी एक नई एजेंसी बना ली, उसका ट्विटर हैंडल भी डाल दिया, नए नक्शे जारी कर दिए। और अब वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पानी के ऊपर से तो जहाज जाते हैं, लेकिन पानी के नीचे से जो जाता है वो है इंटरनेट केबल्स। ये जितने गूगल और फलां ढिमका सारे चलते हैं, ये इंटरनेट से ही तो चलते हैं। और इनका इंटरनेट किससे चलता है? इनका इंटरनेट चलता है उन तारों से जो समंदर के नीचे से डाले गए हैं। अब समंदर के नीचे से जो ये तार डाले गए हैं, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भी गुजरते हैं। तो ईरान का यह कहना है कि आप जो हमारे टेरिटोरियल वाटर से तार गुजारते हैं, इसकी आपको फीस देनी पड़ेगी, इसका आपको टॉल देना पड़ेगा। और अगर आप टॉल नहीं देंगे तो हम इन तारों को काट देंगे। और अगर पानी के ऊपर जो जहाज जा रहे हैं उन पर ईरान अटैक कर सकता है, उसने प्रूफ कर दिया कि कोई रोक नहीं पा रहा है, तो पानी के नीचे जो केबल हैं उनको काटने में क्या दिक्कत आएगी, क्या मुसीबत आएगी। इंग्लैंड का जो अखबार है गार्जियन, उसने एक बाकायदा 4 कॉलम का न्यूज छापा है जिसमें वो सवाल पूछ रहा है कि इज तेहरान इंटरनेट केबल थ्रेट रियलिस्टिक? यानी ईरान ने ये जो इंटरनेट केबल को लेकर जो धमकी दी है, क्या वाकई लागू हो सकती है? इसको डिस्कस किया है, 4 पॉइंट इसमें पूछे हैं। व्हाट हैज ईरान सेड इट विल डू एनी अदर कंट्री डू दिस? क्या कोई और मुल्क ऐसा है जो ऐसा करता है? इजिप्ट का एग्जांपल है, इजिप्ट लेता है उस पर। उसके बाद कुड ईरान एक्चुअली चार्ज फीस ऑन अंडर सी केबल्स, हाउ दैट वर्क? इसमें इनका कहना है कि लीगल तरीके से तो नहीं चार्ज कर सकता है, लेकिन ईरान का कहना है कि चार्ज करने के लिए उसके पास सारा लीगल फ्रेमवर्क है। और आखिरी सवाल है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ केबल कट इन द स्ट्रेट? यानी स्ट्रेट के अंदर,
होर्मुज स्ट्रेट के अंदर जो केबल आ रहे हैं, अगर उनको ईरान ने काट दिया तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब बहुत सीधा सा होगा कि दुनिया भर में जो इंटरनेट का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बैंक से लेकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर सारा काम काज ठप हो जाएगा। जब ईरान शुरू में जंग शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात करता था तो लोग उसको बहुत सीरियसली लेते नहीं थे। और यह भी सच है कि 40 साल से ज्यादा वक्त में लगातार उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन उसने कभी भी अपने जुनूबी इलाके में जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज थी, उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। कभी भी उस पर कोई दावा नहीं किया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। उसमें से तार जाते रहे, उसमें से जहाज जाते रहे और ईरान खामोशी से सब कुछ देखता रहा। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि जब फाइनल हमारे ऊपर अटैक हो, जब हमारे वजूद के ऊपर खतरा आए, जब हमें तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जाए, जब हमारी सत्ता को पलटने की कोशिश की जाए, तब हम अपना आखिरी हथियार चलेंगे। महाभारत अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो ब्रह्मास्त्र का जिक्र आता है। ब्रह्मास्त्र मतलब यह समझिए कि आखिरी हथियार। तो जब सारे हथियार खत्म हो जाते हैं तब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। उसी ब्रह्मास्त्र के नाम पर भारत ने ब्रह्मोस नाम दिया है अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को। तो ये ईरान का एटॉमिक बम था, ये ईरान का ब्रह्मास्त्र था, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसको आज तक उसने डिस्टर्ब नहीं किया, ताकि दुनिया को अंदाजा ना लग सके कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सहारे ईरान कैसे पूरी दुनिया को स्टैंडिंग पोजीशन में ला सकता है, रोक सकता है, स्टैटिक पोजीशन में ला सकता है। और अभी तो बाब अल मंदेब बाकी है। अगर जंग चलेगी, इस बार दोबारा चलेगी, तो हूथियों ने बिल्कुल साफ किया हुआ है कि बाब अल मंदेब को भी बंद कर देंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इधर बंद, बाब अल मंदेब उधर बंद। मिडिल ईस्ट में कम से कम कहीं से कोई सप्लाई आ नहीं सकेगी और मिडिल ईस्ट से कोई सप्लाई जा नहीं सकेगी। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि यूएई अपनी नई पाइपलाइन बना रहा है। भैया, नई पाइपलाइन बनाने में, उसको चालू करने में, ये सब करने में ही कई बरस का वक्त लग जाएगा और इतने में तो दुनिया तबाही की तरफ बढ़ जाएगी। दुनिया के पेट्रोल पंप सूखने लगेंगे और अगर इंटरनेट केबल कट गई तो पता नहीं क्या होगा। और केवल दुनिया का ही मामला नहीं है, तमाम जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, उन मुल्कों में सप्लाई दूसरी जगहों से आती है। इंडिया से जाती है, पाकिस्तान से जाती है, बांग्लादेश से जाती है, बाकी जगहों से जाती है। वो खाने पीने की सप्लाई भी भयानक तरीके से डिस्टर्ब होगी। तो ट्रंप साहब को ये बातें समझा रहा है पेंटागन, इसीलिए इस बार पाकिस्तान पर उन्होंने बिल नहीं फाड़ा है। कई बार कह चुके थे कि पाकिस्तान के कहने पर हमने सीज फायर को बढ़ा दिया है। इस बार उन्होंने बिल काटा यूएई पर, सऊदी अरबिया पे, कतर पे। अभी भी उन्होंने बहरीन की बात नहीं की है, जॉर्डन की बात नहीं की है, कुवैत की बात नहीं की है। तो अगली बार जब सीज फायर बढ़ाना होगा तो वो कह सकते हैं कि कुवैत, बहरीन और जॉर्डन से फोन आए थे हमारे पास, इसलिए हमने जंग बढ़ा दी। उसके बाद वो चाहे तो कह सकते हैं श्रीलंका से फोन आया था। कभी ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको फोन कर लिया था। कभी वो कह सकते हैं कि टिम्बकटू से उनके लिए फोन आया था। कुछ भी कहकर फिलहाल वो जंग को टालना चाहते हैं कि किसी तरह से ईरान को इस बात पर राजी कर लें कि भैया एक पॉइंट हमको दे दो, जिस पॉइंट को अपने देश में, अपने मुल्क में हम जीत कहकर दिखा सकें। ईरान वो देने को तैयार नहीं है। ईरान के जानिब से खबर आ रही है कि एक नया प्रपोजल दिया गया है जो 14 पॉइंट प्रपोजल है। 14 पॉइंट्स हैं इसमें। क्या डिटेल्स है अभी बहुत बाहर नहीं आई हैं, लेकिन 14 पॉइंट सुनते ही समझ जाइए कि इसमें कुछ चीजें जरूर होंगी। जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल, ये होगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल अब ईरान छोड़ने को तैयार नहीं है। हो सकता है उसने कहा हो कि ठीक है भाई, आप 20 साल कह रहे हैं, हम 15 साल तक नहीं करेंगे यूरेनियम एनरिचमेंट, इतना वो मान सकता है। लेकिन साथ में ये भी कहेगा कि जो एनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास है वो किसी हाल में हम अमेरिका को नहीं देंगे। असल में अमेरिका चाहता है कि 2-3 बार में ये बात हो। पहली बार में कुछ शर्तें मान ले ईरान, आगे जंगबंदी की बात हो, उसके आगे ये बात हो कि हमला आगे नहीं होगा। ईरान का कहना है कि 3 बार 4 बार का टाइम हमारे पास नहीं है, हम आपके धोखे बहुत देख चुके हैं, एक बार में ही सारे फैसले कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल देंगे और आप कहेंगे हाँ 6 महीने बाद हम इस बात पर सोचेंगे, इस बात पर मशवरा करेंगे कि जो एसेट्स आपके फ्रीज हैं वो खोलना है कि नहीं खोलना है। सब एक साथ
एसेट्स को डीफ्रीज कीजिए, मुआवजा दीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल दीजिए, ये वादा कीजिए, कांग्रेस के अंदर प्रस्ताव ले जाकर ये वादा कीजिए कि हमारे ऊपर अब और जंग नहीं थोपी जाएगी, हिजबुल्लाह और बाकी सारी जगहों पर जो लड़ाइयां चल रही हैं वो बंद कराइए। और इस तरह की शर्तें ईरान रख रहा है और ये शर्तें पहले दिन से हैं, पलटा नहीं है। पेजेश्कियन का एक बयान आया क्योंकि ईरान के अंदर भी और बाकी जगहों पर भी लोग कह रहे हैं कि सरेंडर कर रहा है ईरान, बातचीत करके उसको खुद जंग शुरू करनी चाहिए दोबारा। ईरान ने अपने इतिहास में कभी जंग पहले शुरू नहीं की, पहली बात। दूसरी बात कि मैं कुछ दिनों पहले लखनऊ में था, वहां पर बात हो रही थी, तो मैंने एक बात कही थी कि यहां हिंदुस्तान में बैठकर यह कहना बड़ा आसान है कि बम गिरा दो, बम फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन जहां आवाम के ऊपर बम गिर रहे थे, जहां लोगों के घर टूट रहे थे, जहां बच्चे मारे जा रहे थे, वहां बम की बात इतनी आसान नहीं होती है। कोई मुल्क नहीं चाहता कि वहां मुसलसल जंग चलती रहे। सबको पता है कि सलूशन तभी होगा, अमन तभी आएगा जब जंग खत्म होगी। तो पेजेश्कियन साहब ने कहा कि बातचीत करना सरेंडर करना नहीं होता है। हम बातचीत कर रहे हैं और अपनी शर्तों पर कर रहे हैं। ये शर्तें मानी जाएंगी तो जंग खत्म होगी, और ये शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो जंग चलती रहेगी। हम जंग से भागे नहीं हैं, हम जंग के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अगर मसला बातचीत से सुलझ जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ठीक बात है। इसी बीच एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया में 8,000 सैनिक तैनात किए हैं, जिसमें फाइटर जेट्स भी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं। राइटर्स का यह कहना है कि जो तैनाती हुई है दोनों देशों के बीच में, जो डिफेंस डील हुई थी उसके चलते किया गया है। इसमें 16 JF-17 फाइटर जेट्स, ड्रोन स्क्वाड्रन और चाइना में बने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरबिया भेजे गए हैं। पाकिस्तानी सैनिक इसको ऑपरेट कर रहे हैं और जाहिर है कि खर्च इसका सऊदी अरबिया उठा रहा है। अब अगर लड़ाई शुरू होती है तो जैसा मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि पाकिस्तान के लिए भी हालात बहुत मुश्किल होंगे। अगर सऊदी अरबिया ईरान के साथ समझौता कर लेता है, जिसकी खबर लगातार आ रही थी, और इस समझौते के चलते ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में डायरेक्ट कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर होता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। लेकिन यहां रुक के हमेशा ईरान की तरफ निगाह करने की जगह इजराइल और UAE की तरफ भी निगाह करके रखिए। ये जो डिफेंस सिस्टम और डिफेंस डील हुई थी, ये ईरान के लिए नहीं हुई थी, ये बेसिकली इजराइल के लिए हुई थी, क्योंकि इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरबिया ने एक दूसरे न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के साथ समझौता किया ताकि डिटरेंस हो सके, इजराइल उसके ऊपर कभी हमला ना करे। और उसके बाद से आप देखिए UAE से भी सऊदी अरबिया के रिश्ते बिगड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो सैनिकों की तैनाती है, इंटरसेप्टर्स और ड्रोन वगैरह की तैनाती है पाकिस्तान से, ये बेसिकली सऊदी अरबिया और इजराइल को दिमाग में रख के की गई है। बाकी आगे क्या होता है वो तो देखा जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने 90 दिन में 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। ट्रंप और उसके करीबियों ने लगातार इस जंग के बीच पैसे कमाए हैं। कल इस पर और डिटेल में बात करूंगा कि बाजार से कैसे खेला जा रहा है, कैसे ट्रंप और उसके करीबी लगातार पैसा कमा रहे हैं। आज 19 मई है और आज की डेट में अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कम उम्मीदें बची हैं। जंग शुरू करना पड़ सकता है क्योंकि ईरान की जो शर्तें हैं वो मानना ट्रंप के लिए हार मानना है, और हार मानना ट्रंप के कैरियर की समाप्ति हो जाएगी। वो अपनी मीडिया से भी बहुत नाराज है। वो ट्वीट कर रहा है कि मीडिया गद्दार हो गई है, WSJ का नाम ले रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम ले रहा है, क्योंकि ये अखबार जो अमेरिका के हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि ईरान इस जंग में हारा नहीं है। जो दावा ट्रंप कर रहा है वो सब गड़बड़ है, और इसीलिए हो सकता है कि एक फाइनल छोटे या बड़े असाल्ट की प्लानिंग ट्रंप करे, 2-4 दिन में हमला करे, और ये भी हो सकता है कि बातचीत में कोई रास्ता निकल ही जाए। हालांकि इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम नजर आ रही है। तो जब होगा, जो होगा, जैसा होगा, मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।